तो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट में। यूपी टीजीटी आर्ट की क्लास में हम जो पढ़ रहे थे मध्य युगीन कला पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सारी मध्य युगीन कला में जो आपकी कलाएं थी, जिसमें आपकी आरंभिक ईसाई कला थी, बांजेटाइन कला थी, आपकी रोमनस कला थी और आपकी गोथिक कला थी। इसको हमने जो 4 चैप्टर थे हमने इसको कवर कर लिए थे। तो जो आपकी जैसे मध्ययुगीन कला थी, वैसे ही भारत में जो मध्ययुगीन कला थी वो आपकी जो मध्ययुगीन कला थी वो पाल शैली और जैन शैली थी। तो वैसे ही आपकी जो पाश्चात्य कला है, पाश्चात्य कला में थी आपकी आरंभिक ईसाई कला, गोथिक कला, बांजेटाइन कला, रोमनस कला और गोथिक कला, ये शैली इसमें थी। वैसे ही हमारे भारत में कौन सी थी? एक पाल शैली और जैन शैली। जैन शैली, पाल शैली का विकास कब से शुरू हुई थी? आपकी 650 से 1000 ईस्वी, जिसे पूर्वी शैली कहा गया था। और जो जैन शैली थी वो उत्तर मध्यकाल में हुई थी। तो उसका शुरुआत हुई थी आपकी 1000 ईस्वी से 1550 ईस्वी, जिसे पश्चिमी शैली कहा गया। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण कालीन कला, जिसे रिनेसेंस आर्ट कहते थे। ठीक, जो रिनेसेंस आर्ट है, जैसे कि जो पुनर्जागरण काल हुआ है, जो आपकी जो मध्ययुगीन कला थी उसके जो बाद का काल शुरू होता है, तो वो होता है पुनर्जागरण काल, यानी कि दोबारा से किसी कला को जागृत करना। तो जैसे पुनर्जागरण काल में पाश्चात्य कला में आपका इसमें ये 2 भागों में बांटा गया। आपका आरंभिक पुनरुत्थानकालीन कला रिनेसेंस आर्ट कहा गया, और दूसरे को कहा गया चरम पुनरुत्थानकालीन कला। ठीक, और जो भारत में पुनरुत्थान कला की शुरुआत हुई तो वो हुई आपकी बंगाल शैली से। बंगाल शैली से कब हुई? जो भारतीय चित्रकला थी तो वो यूरोपीय प्रभाव से जकड़कर जब दम तोड़ने लगी थी, तब ईवी हैवल जो थे, ईवी हैवल कौन थे? वो कलकत्ता मद्रास कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे, और फिर बाद में वो कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल बने। तो जब कलकत्ता कला विद्यालय के वो प्रिंसिपल बने 1896 में से लेके 1905 तक, और 1905 के बाद बने आपके अमिंद्रनाथ टैगोर। तो अमिंद्रनाथ टैगोर ने, और जो आपके ईवी हैवल हैं, तो उन्होंने ईवी हैवल ने जो थे वो अप्रत्यक्ष रूप से, और जो हमारे अविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से जो भारतीय चित्रकला थी उसको नवीन जागृति का पिता कहा गया। ठीक, किसको कहा गया? अविंद्रनाथ टैगोर को, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति का पिता। ठीक, जो अविंद्रनाथ थे उन्होंने भारतीय कला का पुनर्जागरण शुरू किया था। ठीक, तो वैसे ही इसमें जो आपकी पाश्चात्य कला है उसमें पढ़ा रहे हैं आपको पुनर्जागरण काल। ठीक, जिसमें आपके जो कलाकार आते हैं, आपके मसाचियो हैं, लोरेंजो हैं, घिबर्टी हैं, पियरो डेला फ्रांसिस्का है, दोनातिल्लो है, फ्रांचेल का है, एंजोलिका है, पाउलो चेल्लो हैं, फ्रा फिलिप्पो लिप्पी हैं, आंद्रिया मिंटेंगना है, सैंड्रो बोत्तिचेल्ली हैं और वेरेच्चियो हैं, जो एक किस में आते हैं? आपके आरंभिक पुनरुत्थान कालीन कला में आते हैं ये कलाकार। और जो आपके चरम पुनरुत्थान कालीन कला में आएंगे आपके, तो उसमें आएंगे आपके लियोनार्डो दा विंची और आपके माइकल एंजेलो और आपके राफेल। ठीक, जो ये 3 आपके चित्रकार थे जो चरम पुनरुत्थान कालीन के थे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आपकी आरंभिक पुनरुत्थान कालीन कला है वो आपका समय है 1320 या 1330 से लेकर 1500 ईस्वी, और जो आपकी चरम पुनरुत्थान कालीन कला है उसका समय है आपका 1500 से 1527 या 30 ईस्वी तक। ठीक, और जो आपका पुनर्जागरण शुरू होता है वो होता है आपका 1300 से 1350 ईस्वी या से लेकर आपका 1520 या 1530 ईस्वी तक माना गया है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। पुनर्जागरण कालीन कला, जिसको कहा गया है इंग्लिश में रिनेसेंस आर्ट। ठीक, इसका समय काल रहा आपका 1300 से 1350 ईस्वी से लेकर 1520 या 1530 ईस्वी तक। यानी कि जब आपकी जो मध्ययुगीन कला जब पढ़ रहे थे हम, तो जिसमें गोथिक आर्ट थी वो आपकी 1135 से लेकर 1400 ईस्वी थी। ठीक, तो जब इसका क्या हो रहा था, जब ये खत्म होने की कगार पर थी, तो उसके बाद से क्या हुआ? आपका पुनर्जागरण काल स्टार्ट हुआ। ठीक, तो जिसका समय आपका ये रहा, जो 1300 से 1350 ईस्वी और 1520 से 1530 ईस्वी रहा। ठीक, आगे देखते हैं। जो गोथिक कला का जो चित्रकार थे जियोत्तो के बाद जो उनका कार्यभार संभाला वो संभाला मैसाचियो ने। तो इसमें मैसाचियो को हम इस पुनर्जागरण काल में पढ़ेंगे। ठीक,
तो इसमें देखते हैं, रेनेसा अर्थात पुनर्जागरण, पुनर्जन्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वो जॉर्जियो वसारी ने 1511 से और 1574 ईस्वी, 1511 से 1574 ईस्वी ने 1550 ईस्वी की लिखित अपनी कलाकारों की जीवनी से संबंधित पुस्तक, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी जो कलाकारों की जीवनी से संबंधित थी? तो लिखी इन्होंने लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स। ये पुस्तक जो इन्होंने लिखी, जिसमें इसका रेनेसा, रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जन्म का, इन्होंने शब्द जो था ये इसका प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया। किसने किया? जॉर्जियो वसारी ने। इनका जन्म कब हुआ? 1511 से 1574 के बीच। ठीक। प्राचीन शास्त्रीय कला के प्रति पुनरुत्थान के कलाकारों की नवीन व्याख्या की भावना। जो प्राचीन शास्त्रीय कला थी, तो जो उसके प्रति, जो हमने शास्त्रीय कला पढ़ी थी, किसमें पढ़ी थी शास्त्रीय कला? आपकी यूनानी कला में। ठीक। तो यूनानी कला में जो हम शास्त्रीय कला पढ़ी थी, उसको जो प्रति, तो पुनरुत्थान के कलाकारों की नवीन व्याख्या की भावना है। ठीक। आगे देखते हैं, जो पुनरुत्थान आपका जो समय है, तो वो 14वीं से 16वीं सदी के मध्य इटली तथा अन्य देश की कला में जो नवजागरण हुआ उसे पुनरुत्थान कहते हैं। यानी कि जो 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य है, इटली तथा अन्य देशों की कला में जो नवजागरण हुआ, यानी जो कला का फिर से शुरुआत हुई, विकास हुआ, तो उसको कहा गया पुनरुत्थान कला। जैसे कि आपकी बंगाल शैली है हमारे भारत में, तो जैसे कि हमारी भारतीय शैली खत्म होने के कगार पर थी, तो E.V. हेवल ने देखा कि अंग्रेज जो थे वो रोमन जो कला थी उस पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। तो फिर E.V. हेवल ने रविंद्रनाथ टैगोर के जरिए भारतीय कला को पुनर्जीवित करने के लिए उनको जोड़ दिया। ठीक। तो जब वो पूर्ण रूप से कलकत्ता कला विद्यालय के 1905 से लेकर 1915 तक रविंद्रनाथ टैगोर क्या रहे, वहाँ के प्रिंसिपल रहे, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा किस पर? भारतीय चित्रकला पर जोर दिया। ठीक। फिर 1915 के बाद 1915 से 25 तक आपके जो पर्सी ब्राउन रहे, फिर उन्होंने रोमन कला स्टार्ट की। फिर उसके बाद जो हमारे भारतीय और कलाकार जो थे वो प्रिंसिपल बने, तो फिर वहाँ से ही भारतीय कला की पुनर्जागरण का शुरुआत हो गई, जिसको बंगाल शैली के नाम से जाना जाता है। ठीक। तो वैसे ही आपका जो है ये पुनरुत्थान जो है, जो पाश्चात्य कला है, वो उसमें कौन सा समय माना है? 14वीं से 16वीं सदी के मध्य। ठीक। पुनरुत्थान कला का केंद्र क्या रहा? तो वो आपका इटली था। जो पुनरुत्थान कला का केंद्र रहा, तो क्या रहा? आपका इटली था। मानवतावाद पुनरुत्थान कला शैली मानवीयता पर आधारित थी। जो मानवतावाद पुनरुत्थान कला शैली थी, तो वो मानवीयता पर आधारित थी। किस पर? आपकी मानवीयता पर। ठीक। क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो मानवतावाद पुनरुत्थान कला शैली थी वो किस पर आधारित थी? तो वो आपकी मानवीयता पर आधारित थी। ठीक। आगे देखते हैं, जो पुनर्जागरण काल का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस, जो इटली का एक शहर है, किसका शहर का नाम क्या है? फ्लोरेंस। आधुनिक टस्कनी क्षेत्र के जियोतो की कला को से माना जाता है। जियोतो कौन थे? गोथिक शैली थी आपकी मध्ययुगीन कला की। लास्ट जो शैली थी वो थी गोथिक शैली, जिसका समय 1135 से 1400 ईस्वी था। ठीक। तो उसमें जो कलाकार थे वो थे जियोतो के कला से ही इसका माना गया है क्या? प्रारंभ पुनर्जागरण काल का। ठीक। फिर क्या रहा? जियोतो एक और गोथिक कला का अंतिम कलाकार था। ठीक। कौन थे? जियोतो जो थे गोथिक कला के अंतिम कलाकार थे। तो वहीं दूसरी और पुनरुत्थान कला का आरंभकर्ता, हालांकि कुछ इतिहासकार सीमाबुए नामक चित्रकार से इटालियन पुनरुत्थान कला का आरंभ मानते हैं। यानी कि जो अंतिम चित्रकार कौन थे? जियोतो थे। किसके? गोथिक कला के। और जो पुनरुत्थान कला का आरंभकर्ता किसको मानते हैं कुछ इतिहासकर्ता? तो सीमाबुए एक चित्रकार थे, तो इनके नाम से जो इटालियन थे, तो पुनरुत्थान शैली का इसका आरंभ मानते हैं। ठीक। आगे देखते हैं, जो 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य इटली की कला में पुनरुत्थान की लहर जो चली, वह धीरे धीरे पश्चिम यूरोप के अन्य देशों जैसे नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस तथा जर्मनी में भी फैल गई। यानी जो पुनरुत्थान कला थी, तो वो धीरे धीरे मध्य इटली के कहाँ फैल गई आपकी? तो नीदरलैंड देश में फैल गई, स्पेन में फैल गई, फ्रांस में फैल गई तथा जर्मनी में भी फैल गई थी धीरे धीरे। कौन सी शताब्दी में? आप 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य। आगे देखते हैं,
जो प्राचीन कला थी आपकी, तो उसके अध्ययन, तर्क और स्वतंत्र चिंतन में विश्वास इसका मूल आधार था। यानी कि जो प्राचीन कला थी आपकी, तो उसका अध्ययन, तर्क और स्वतंत्र चिंतन में विश्वास इसका मूल आधार था। क्या था इसका मूल आधार था? स्वतंत्र चिंतन और विश्वास। धार्मिक विषयों को मानवीय दृष्टि से अंकित किया गया। यानी जो धार्मिक विषय थे आपके, तो उनको क्या कहा? मानवीय दृष्टि से अंकित किया गया तथा मनुष्य को इस कला का केंद्र बनाया गया था। क्या माना गया था इसको? मनुष्य को इस कला का केंद्र बनाया गया था। इस कारण पुनरुत्थान को मानवता 15वीं शताब्दी में आपके क्या हुआ? जो आराम से प्रवृत्ति बहुत ही बलवती हो गई और मतलब अगवा बना। ठीक, आगे देखते हैं। 1400 से 1499 ईस्वी की अवधि के दौरान इटली की सांस्कृतिक एवं कलात्मक घटनाओं को सामूहिक रूप से क्वाट्रोसेंटो कहा गया। यानी जो 1400 से लेकर आपकी 1499 ईस्वी की अवधि थी, इसके दौरान जो इटली की सांस्कृतिक एवं कलात्मक घटनाओं को सामूहिक रूप से क्वाट्रोसेंटो कहा जाता था उस समय। पियरो डेला फ्रांसेस्का जो आरंभिक पुनर्जागरण युग का एक इटालियन चित्रकार था। यानी जो प्रारंभिक पुनर्जागरण काल था, तो उसका जो इटालियन चित्रकार थे वो थे आपके पियरो डेला फ्रांसेस्का। पियरो डेला फ्रांसेस्का जो मसीह का ध्वज इन्होंने चित्र बनाया था, तो उसका समय काल है आपका 1455 से 1460 ईस्वी में ये चित्रित किया। वास्तुकला में रेखीय परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने वाला इतालवी वास्तुकार एवं डिजाइनर कौन थे? फिलिप्पो ब्रूनोलेसी थे। कौन थे? फिलिप्पो ब्रूनोलेसी थे। और अगले चित्रकार जो थे, वीनस का जन्म, ये बहुत बार पूछा गया है। वीनस का जन्म किसका चित्र है? तो ये किसका है? बोत्तिचेल्ली का है, सांटो बोत्तिचेल्ली। जो कौन थे? ये पुनरुत्थान चित्रकार थे। ठीक, जिसमें पुनरुत्थान चित्रकार की एक कृति है। कृति और अनुकृति और प्रतिकृति, इसमें अंतर क्या, हमने पिछली क्लास में बताया था, तो एक बार और बता देते हैं। जो कृति होती है, जो कोई भी आप पहली बार किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, जैसे हमने ताजमहल बनाया, तो ताजमहल क्या हो? पहली बार बनाया गया, तो उसको कहा गया कृति। और ताजमहल का अगर हम कोई फोटो बनाते हैं यानी चित्र बनाते हैं, तो उसको कहा गया है, उसको कहेंगे अनुकृति, यानी कि उसकी कॉपी बनाई गई। ठीक, या उसके जैसा दूसरा कोई और बनाया गया ताजमहल, तो उसको क्या कहा गया? उसको अनुकृति कहेंगे। और जो चित्र बनाकर उसी की जो चित्र बनाएंगे दोबारा, तो उसको कहा जाएगा प्रतिकृति, यानी कि प्रतिलिपियाँ। ठीक, तो कृति, अनुकृति और आपकी प्रतिकृति, इनमें अंतर है। ठीक, तो आपको समझ में आया होगा कि कृति क्या हुई, अनुकृति क्या हुई और आपकी प्रतिकृति क्या हुई या प्रतिलिपियाँ। ठीक, सैंड्रो बोत्तिचेल्ली की एक पेंटिंग, कौन सी? यंग मैन होल्डिंग राउंडेल, जो 1480 के समय पॉपुलर कास्ट, यानी कि जो पॉपुलर, जो लकड़ी किसकी? पॉपुलर की एक लकड़ी थी, तो उस पर क्या बनाया है? टेम्परा माध्यम में बनाया। तो जो आपकी 28 जनवरी 2021 की सोथवी द्वारा न्यूयॉर्क में एक नीलामी में $92 मिलियन, जो भारत के कितने बनते हैं? करीब 67 अरब रुपए में बिकी। कितने रुपए में? 67 अरब रुपए में। कौन सी पेंटिंग? यंग मैन होल्डिंग राउंडेल। किसकी थी? सांटो बोत्तिचेल्ली की। और ये किस समय की थी? तो ये 1480 ईस्वी की थी। ठीक, कितनी महंगी पेंटिंग थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जो पेरेगन ग्रंथ है, वो किसने लिखा? वो लियोनार्डो दा विंची के द्वारा रचित है। किसके द्वारा? लियोनार्डो दा विंची के। कौन सा ग्रंथ? पेरेगन ग्रंथ। उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम क्या है? तो वो है राफेल भी है, कहीं कहीं राफेल भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो कौन थे पुनर्जागरण काल? यानी का जो आरंभिक काल और आपका उच्च पुनर्जागरण काल, या इसी को कहते हैं आपका चरम पुनर्जागरण काल। ठीक, जिसमें आपका और तो चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची और आपके हो गए माइकलएंजेलो और फिर हो गए राफेल। ठीक है, अगले देखते हैं। पुनरुत्थान की कला उच्च आदर्शवादी शास्त्रीय पूर्णता से युक्त थी। यानी कि जो शास्त्रीय पूर्णता से युक्त थी, किस समय की कला? आपकी पुनरुत्थान की कला, जो उच्च आदर्शवादी शास्त्रीय पूर्णता से युक्त थी। और रेखांकन, जिसमें क्या कहा है? रेखांकन पर जोर दिया गया है, संयोजन पर ध्यान दिया गया है, और रंग से सभी से पूर्णता थी। ठीक, इस युग में सौंदर्य और पूर्णता को सत्य से मिलाकर देखा गया, यानी मिलकर।
इस युग में इटली के जो महान कवि हुए वो हुए दांते अलिघिरी, जिनका जन्म कब हुआ 1260 से 1321 ईस्वी। ठीक, यानी कि 1260 में जन्म हुआ और 1321 में इनकी मृत्यु हुई। दांते ने टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा लिखे थे, तो ये किसके द्वारा है, दांते के द्वारा। और इनकी दूसरी एक रचना है ऑन मोनार्की। ऑन मोनार्की जो इनकी प्रसिद्ध रचना है ये भी दांते की है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन आपका टीजीटी में, पीजीटी में भी, नेट में भी, और आपका डीएसएस में, एनएवीएस, केवीएस सब में इसको पूछा गया है। इटली के ही एक और निवासी रहे जो थे पेट्रार्क, जिनका जन्म हुआ 1304 से 1374 ईस्वी को। उन्हें क्या पुनर्जागरण काल में मानववाद का संस्थापक माना गया। यानी जो इटली के निवासी थे पेट्रार्क, तो उन्हें क्या कहा गया, पुनर्जागरण काल में मानववाद का संस्थापक। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि पुनर्जागरण काल में मानववाद का संस्थापक किसे माना गया है, तो किसको माना गया है, आपको पेट्रार्क को माना गया है। आगे देखते हैं, आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिन्ह। जो आधुनिक विश्व है यानी मॉडर्न आपका वर्ड है, तो उसका जो प्रथम राजनीतिक चिंतक है तो वो कौन है, आपके फ्लोरेंस के निवासी मैकियावेली थे। यानी जो चिंतक थे, आधुनिक चिंतक, किसको माना है आपको, मैकियावेली को। तो इनका जन्म कब हुआ, 1469 को, और मृत्यु हुई 1527 ईस्वी को। जिसकी प्रसिद्ध कृति द प्रिंस पुस्तक है इनकी, द प्रिंस 1532 ईस्वी की में इन्होंने लिखी। ठीक, इसी समय इंग्लैंड के विलियम शेक्सपियर, यानी कि जो इनके ही समकालीन कौन थे, तो वो थे विलियम शेक्सपियर। ठीक, समकालीन उन्हें कहा जाता है जो, जैसे ये आपके मैकियावेली होगा और विलियम शेक्सपियर, यानी कि जिनका जो जन्म हुआ वो कुछ जो वर्षों का ही अंतर हो, उनको समकालीन कहा जाता है। ठीक है, अपनी अमर, ये कमर की जगह अमर है, इसको ये मिसप्रिंट हो गया लिखने में थोड़ा, तो ये अमर कृति रोमियो एंड जूलियट, यानी कि इनकी जो विलियम शेक्सपियर थे उनकी जो अमर कृति थी वो थी रोमियो एंड जूलियट 1591 से 1595 इन्होंने लिखी। ठीक है, और एक और इन्होंने द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये भी इन्होंने शेक्सपियर की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है। ये भी बहुत बार पूछी गई, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी रचना है, तो ये शेक्सपियर की है। कब स्टेब्लिश हुई थी, 1596 से आपके 1599 ईस्वी के बीच। ठीक, जो कि रोमांटिक कॉमेडी पर आधारित थी। किस पर, रोमांटिक कॉमेडी पर। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि जो आपकी मर्चेंट ऑफ वेनिस थी वो तो किस पर आधारित थी, तो वो आपकी रोमांटिक कॉमेडी पर आधारित थी। ठीक है, आगे देखते हैं, पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है, रैफेल हैं। ठीक है, तो किस माध्यम बना है, फ्रेस्को माध्यम में बना है। फ्रेस्को भित्ति जो चित्रण होता है तो वो फ्रेस्को माध्यम में, और आपका फ्रेस्को सेको, फ्रेस्को ब्रूनो, ये दो पत्ती होती हैं। ठीक है, फ्रेस्को सेको में सूखी पर भित्ति पर काम होता है, और जो फ्रेस्को ब्रूनो होता है उस पर आपका गीली भित्ति पर काम होता है। ठीक है, फ्रेस्को सेको जो है आपके हमारे भारत में अजंता, एलोरा और जोगीमारा गुफा है, उनमें सब में जो काम हुआ है वो फ्रेस्को सेको विधि में हुआ है। ठीक है, टेम्परा में। आगे देखते हैं फ्लोरेंस क्या था, ये इटली का शहर था। ठीक है, जिसमें अनेक कलाकार अंतिम गोथिक शैली से संतुष्ट नहीं थे। यानी कि जो गोथिक शैली थी आपके मध्ययुगीन कला में लास्ट, तो उसके जो अंतिम कलाकार थे, अनेक कलाकार उससे संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो कुछ उसमें परिवर्तन किया, किसमें, कला में। तो जो परिवर्तन किया तो वो किसमें किया, तो एक जो जिसमें बनावटी संयम था, गोथिक शैली में बनावटी संयम और सुरुचि के स्थान पर क्या किया उन्होंने, बनावटी संयम और सुरुचि के स्थान पर क्या किया, भावाभिव्यक्ति को अधिक महत्व दिया। भावाभिव्यक्ति को उन्होंने क्या दिया, अधिक महत्व दिया। किसमें, पुनर्जागरण काल में, जो आपका गोथिक शैली में नहीं था। कलाकारों ने प्राचीन कला के बजाय, जो वहाँ उस समय के कलाकार थे, तो उन्होंने प्राचीन कला के बजाय क्या किया, अपने पूर्ववर्ती टस्कन मूर्तिकार जियोवानो पिसारी से प्रेरणा ली। लगभग यही प्रवृत्ति कुछ समय पश्चात फ्लोरेंटाइन कला में मिलती है, जब मसाच्चो ने अपनी शैली के निर्माण में जियोत्तो से प्रेरणा ले ली। यानी जो गोथिक शैली के अंतिम चित्रकार थे वो थे जियोत्तो। तो जियोत्तो से ही शिक्षा किसने ली, तो मसाच्चो ने शिक्षा ली। ठीक है,
फ्लोरेंस के चित्रकार रंगों की अपेक्षा रेखांकन में अधिक कुशल थे। यानी जो फ्लोरेंस के चित्रकार थे वो क्या थे, रंगों की अपेक्षा यानी रंग करने की अपेक्षा किसमें कुशल थे, वो रेखांकन करने में कुशल थे। फ्रेस्को पद्धति से भित्तियों पर चित्रण किया उन्होंने। ठीक है, आगे देखते हैं। जो आपका हमारा पुनर्जागरण काल है तो उसको क्या है, कला को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। एक आपका हो गया आरंभिक पुनरुत्थानकालीन कला, इसको अर्ली रिनेसेंस आर्ट कहा गया, और दूसरा हो गया आपका चरम पुनरुत्थानकालीन कला, इसको हाई रिनेसेंस आर्ट कहा गया। ठीक, या इसको कह सकते हैं उच्च पुनरुत्थानकालीन कला, हाई रिनेसेंस आर्ट। ठीक, तो ये दो भागों में बटा, जिसमें आरंभिक पुनरुत्थानकालीन कला का समय क्या रहा, 1320 से 1320 या 1330 ठीक ईस्वी, या से लेकर आपका 1500 ईस्वी तक। ठीक, तो क्या रहा आपका आरंभिक पुनरुत्थानकालीन कला, जिसमें अलग अलग कलाकार आए, मसाचियो डोनातेलो, गिरलैंडियो डोनातेलो। ठीक है, ये अलग अलग चित्रकार आए। और जो पुनर्जागरण काल में आए आपके चरम पुनरुत्थानकालीन कला में, तो उसमें आपके हो गए लियोनार्डो दा विंची, आपके माइकलैंजेलो और आपके रैफेल। ठीक है, तो इसको देखते हैं आरंभिक पुनरुत्थानकालीन कला। ठीक, जो थी आपकी 1320 से 1330 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक, 14वीं से यानी 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के मध्य फ्लोरेंस के इटली में पुनरुत्थान कला का आरंभिक काल था। क्या था यह आपका इटली के मध्य, जो फ्लोरेंस इटली के में पुनरुत्थान कला का आरंभिक काल था। 13वीं सदी के उत्तरार्ध में पुनर्जागरण थी, यानी कि जो उत्तरार्ध में 13वीं सदी के उत्तरार्ध में पुनर्जागृति सर्वप्रथम मूर्तिकला से शुरू हुई। किससे हुई, आपके मूर्तिकला से शुरुआत हुई इसकी पुनर्जागृति की। तत्पश्चात उसके पश्चात मूर्तिकला के बाद तत्पश्चात चित्रकला, यानी कि चित्रकला का निर्माण हुआ, चित्र बनाने शुरू किए। इस समय फ्लोरेंस के प्रसिद्ध कलाकारों में मसाचियो लोरेंजो गिबर्टी, पिero डेला फ्रांसेस्का, डोनातेलो फ्रांजेलिको, पाउलो उचेल्लो, सैंड्रो बोत्तिचेल्ली, वेरेच्चियो, माइकलैंजेलो, ये इत्यादि थे उस समय के प्रसिद्ध कलाकार। कहाँ के, फ्लोरेंस शहर के, इटली के। तो आप देखते हैं जो आरंभिक पुनरुत्थानकालीन कला जो थी आपकी, तो अर्ली रिनेसेंस आर्ट, वो आरंभिक पुनरुत्थानकालीन कलाकार जो थे 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य फ्लोरेंस इटली में पुनरुत्थानकालीन कला का आरंभिक काल था, जिसके उस समय के जो प्रमुख कलाकार थे, यानी कि जो आरंभिक पुनरुत्थानकालीन कला है, तो उसके जिसको हाई आपका क्या कहा गया, अर्ली रिनेसेंस आर्ट कहा गया। तो उसके जो कलाकार थे, आपके एक हो गए मसाचियो पहले कलाकार, फिर लोरेंसो गिबर्टी हो गए, पिero डेला फ्रांसेस्का हो गए, आपके डोनातेलो हो गए, फ्रा एंजेलिको हो गए, पाउलो उचेल्लो हो गए, फ्रा फिलिप्पो हो गए, लिपि आंद्रिया मार्टेंगना हो गए, सैंड्रो बोत्तिचेल्ली हो गए, और वेरेच्चियो हो गए। ठीक, वेरेच्चियो जो थे ये आपके लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे, और जो गिरलैंडियो थे ये आपके माइकलैंजेलो के गुरु थे। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब इन चित्रकार को हम कवर करेंगे। कौन से, मसाचियो पहले पढ़ते हैं हम, मसाचियो को, जो मसाचियो चित्रकार थे, और जो आपके यह हम आरंभिक पुनरुत्थानकालीन कला के चित्रकार जो हैं वो उनको पढ़ेंगे। ठीक है, मसाचियो का जन्म कब हुआ, 1401 से लेकर 1428 ईस्वी। ठीक, इनका समय काल रहा। तो आपका फ्लोरेंस जो था, फ्लोरेंस शहर आपका इटली का था। सर्वप्रथम उल्लेखनीय चित्रकार मसाचियो था। फ्लोरेंस का सर्वप्रथम उल्लेखनीय चित्रकार किसको माना गया है, तो मसाचियो था। मसाचियो को चित्रकला में रेखीय परिप्रेक्ष्य का आरंभकर्ता माना गया है, यानी मसाचियो चित्रकला में रेखीय परिप्रेक्ष्य का आरंभकर्ता माना जाता है। उसने पर्सपेक्टिव एवं वास्तविक प्राकृतिक दृश्य को अपने चित्रों में उतारने का प्रयास किया। किनका, वास्तविक प्राकृतिक दृश्य को चित्रों में उतारने का इन्होंने प्रयास किया। मसाचियो जिएत्तो तथा ब्रूनोलिसी स्थापत्यकार, मूर्तिकार तथा मैकेनिकल इंजीनियर, जो कि स्थापत्य में रेखीय परिप्रेक्ष्य के विकास के लिए
जाना जाता है। कौन? मसाचियो और जियोत्तो तथा ब्रूनोलेसी। ये कौन किस किस के रूप में जाने जाते हैं? स्थापत्य मूर्तिकार, मैकेनिकल इंजीनियर और स्थापत्य में रेखीय परिप्रेक्ष्य से विकास के लिए जाने जाते हैं, की कला से बहुत प्रभावित थे। ठीक, 1426 ईस्वी के मध्य ब्रूनोलेसी के परिप्रेक्ष्य पर आधारित, जो 1426 ईस्वी के ब्रूनोलेसी के परिप्रेक्ष्य पर आधारित मसाचियो ने अपना प्रथम विशाल भित्ति चित्र कौन सा बनाया? द होली ट्रिनिटी फ्रेस्को का निर्माण सांता मारिया नोवेला गिरजाघर, सांता मारिया नोवेला गिरजाघर नाम था एक। ठीक, यहाँ गिरजाघर किसको कहते हैं? चर्च को कहते हैं। ठीक, फ्लोरेंस के लिए था बनाया। कि कौन सा चित्र इन्होंने? द होली ट्रिनिटी। ठीक, फ्रेस्को माध्यम में बनाया। मसाचियो ने वर्ष 1424 ईस्वी में सांता मारिया डेल कार्माइन फ्लोरेंस के ब्रांकेसिया चैपल में अपना सर्वश्रेष्ठ चित्र भित्ति चित्र फ्रेस्को द ट्रिब्यूट मनी निर्मित किया। कौन सा चित्र? द ट्रिब्यूट मनी इन्होंने निर्मित किया। कहाँ? सांता मारिया डेल कार्माइन में। यह भित्ति चित्र सेंट पीटर के जीवन से संबंधित एक घटना को दर्शाता है, जिसमें यीशु पीटर को मंदिर के कर का भुगतान करने के लिए मछली के मुंह से सिक्का एकत्रित करने का निर्देश देते हैं। इस चित्र में चित्रित दृश्य उस विषय का वर्णन करता है जिसमें जो कर यानी कि जो टैक्स था, कर संग्राहक ईसा से प्रवेश शुल्क मांग रहा है। ठीक, ये जो इस चित्र में दिखाया गया है, क्या मांगा है? जो कर संग्राहक है यानी जो टैक्स लेने वाले थे, तो वो ईसा से प्रवेश शुल्क मांग रहा है। ठीक, इस चित्र का महत्व क्या है? वो रेखीय परिप्रेक्ष्य और चियोरास्क्यूरो के अद्भुत प्रयोग के कारण है। ठीक, इस चित्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, मसाचियो के 2 अन्य चित्र भी थे, विशेष थे, प्रसिद्ध थे। इनमें से एक वह बहुविकल्पीय चित्र है, बहुफलकीय चित्र है, जो 1426 ईस्वी में पीसा के सांता मारिया डेल कार्माइन चर्च, पीसा के, ये पीसा नहीं है, ईसा है। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया। ईसा के सांता मारिया डेल कार्माइन चर्च हेतु अंकित किया गया। इस चित्र का अंश मैडोना एंड चाइल्ड लंदन के राष्ट्रीय दीर्घा में सुरक्षित है। मैडोना एंड चाइल्ड, मैडोना कौन है ये और चाइल्ड कौन है? मैडोना जो है ये ईसा मसीह की मदर है, जिसको ये क्या कहा गया है? मैडोना एंड चाइल्ड, यानी कि जो इनकी ईसा मसीह की माता थी, तो वो जब ईसा मसीह बच्चे थे तो उनका ये चित्र बनाया गया। कौन सा? मैडोना एंड चाइल्ड, जो अब कहाँ सुरक्षित है? लंदन के राष्ट्रीय दीर्घा में। ठीक, जो कि काफ़ी क्षतिग्रस्त स्थिति में है। दूसरा चित्र फ्लोरेंस इटली के, दूसरा चित्र भी फ्लोरेंस के कार्माइन चर्च में ही अंकित किया गया, जो आदम और हव्वा के स्वर्ग से निष्कासन का है। यानी आदम और हव्वा क्या थे? स्वर्ग के निष्कासन का है। 1428 ईस्वी में मात्र 28 वर्ष की अल्पायु में उसकी मृत्यु हुई। किसकी? मसाचियो की। 28 वर्ष का इनका कुल जीवन काल रहा तथा वह बहुत प्रसिद्ध प्राप्त कर चुका था। मसाचियो ही प्रथम चित्रकार था जिसने प्राचीन ग्रीस और रोम की इमारतों को पृष्ठभूमि में दर्शाना शुरू किया। यानी जो मसाचियो इसके प्रथम चित्रकार थे, किसके? आरंभिक जागरण काल के। तो उसमें प्राचीन ग्रीस और रोम की इमारतों को पृष्ठभूमि में दर्शाना शुरू किया। किन्होंने? मसाचियो ने। ठीक है, आगे देखते हैं। मसाचियो जो थे ये जियोनो और ब्रूनोलेसी से क्या थे? प्रभावित थे। उसके अन्य महत्वपूर्ण चित्रों में सान जीवो वेनेले ट्रिप्टिक 1422 में बना, वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन्ने ये 1424 ईस्वी में बना, जो कहाँ? उफिजी गैलरी में है। ईडन गार्डन से निष्कासन ये 1925 ईस्वी फ्रेस्को में बना। वर्जिन मैरी विद स्यूडो और बेरी खालो, यानी वर्जिन मैरी कौन है? ये जो ईसा मसीह की माता थी, जिनका नाम था मरियम। ठीक, इनको वर्जिन मैरी कहा जाता था। वर्जिन मैरी इसलिए कहा जाता है कि जो मरियम थी ये ईसा मसीह की माता, तो वो
जो कुंवारी थी तभी एक भविष्य आकाश से भविष्यवाणी हुई कि आपके इस तरह से एक पुत्र पैदा होगा जो संसार को उसकी राह दिखाएगा आगे चलकर, और बहुत ही उसकी प्रसिद्धि होगी। तो जो ये थे उस टाइम तो इनके कुंवारी के ही पुत्र हुआ था। कौन? जो ईसा मसीह को जाना, ईसा मसीह थे आपके, ठीक। तो इनकी माता का नाम था मरियम। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? आपका यरूशलेम में हुआ था। आगे देखते हैं, तो ये कब बना? 1426 ईस्वी इत्यादि। आगे देखते हैं जो दूसरे और अलग चित्रकार हैं, तो वो हैं दोनातिल्लो। इनके और भी अलग चित्र हैं, जो आपके होली ट्रिनिटी हो गए, मैडोना एंड चाइल्ड हो गए, आपके पीस अल्टर पीस हो गए, ट्रिब्यूट मनी हो गया, आपका क्रूसिफिक्शन हो गए, गार्डन ऑफ ईडन हो गए, ठीक। तो आप देखते हैं अगले कलाकार हम दोनातिल्लो का जन्म कब हुआ? 1386 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1466 में इनकी मृत्यु हुई। दोनातिल्लो का जन्म 1386 में फ्लोरेंस इटली में हुआ। ये सब इटली के कलाकार थे, यानी फ्लोरेंस के शहर के। दोनातिल्लो फ्लोरेंस का प्रथम महान शिल्पी और माइकल एंजेलो से पहले 15वीं शताब्दी का सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार था। कौन थे ये मूर्तिकार? थे कौन? दोनातिल्लो। माइकल एंजेलो भी आपके मूर्तिकार भी थे, वास्तुकार भी थे और चित्रकार भी थे, ठीक। आरंभिक पुनरुत्थान युग के इस मूर्तिकार ने घिवर्ती की कार्यशाला में शिक्षा ली थी। कहाँ? घिवर्ती की कार्यशाला में। आरंभिक पुनरुत्थान युग के ये कलाकार थे। उसके प्रसिद्ध कलाकृतियों में सेंट जॉर्ज, यानी कि जो इनकी कलाकृति थी, चित्र थे, तो उनमें थे इनके आपके सेंट जॉर्ज, और थे इनके सेंट जॉर्ज हो गए, फ्लोरेंस जो है ये फ्लोरेंस डेविड 1449 ईस्वी कांस्य तथा इक्वेस्ट्रियन मॉन्यूमेंट ऑफ गेटेमेलेटा, ठीक। ये चित्र है जो 1453 ईस्वी में कांस्य में बना। पियाजा डेल सेंटो पादुआ इटली में, इटली आदि इनके चित्र थे। और देखते हैं इनके चित्र। दोनातिल्लो आगे देखते हैं। दोनातिल्लो की जो सर्वाधिक प्रसिद्धि जो हुई थी, तो वो हुई थी इनकी उसके द्वारा बनाए गए कौन सा चित्र? डेविड के 2 मूर्ति शिल्पों से। कौन कौन से? प्रथम संगमरमर में 1408 से 1409 ईस्वी के मध्य निर्मित तथा दूसरे कांसे में ढाली गई 1330 ईस्वी की। आज ये दोनों कृतियां बारगेलो म्यूजियम फ्लोरेंस में प्रदर्शित हैं। कहाँ रखी हुई है? बारगेलो म्यूजियम में, ठीक। कहाँ? फ्लोरेंस में। दोनातिल्लो ने अपनी मूर्तियों के निर्माण में कांस्य ढलाई की जो विधि थी, तो वो कौन सी थी? स्मेल्टिंग विधि का प्रयोग किया है। कुछ विधि में जो कांस्य ढलाई में हमारे भारत में कौन सा, जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें कौन सा प्रयोग किया गया है? लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, यानी मोम विधि। आगे देखते हैं फ्रा एंजेलिको ये चित्रकार थे, ये भी, जिनका जन्म हुआ था 1395 से 1455 में इनका जीवन काल रहा। फ्रा एंजेलिको का जन्म कब हुआ था? 1395 में इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। पुनरुत्थान काल के डोमिनिकन चित्रकार में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार फ्रा एंजेलिको थे। यानी कि जो आपका पुनर्जागरण काल था, तो उसके जो डोमिनिकन चित्रकार में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार आपके फ्रा एंजेलिको माना है। फ्रा एंजेलिको का वास्तविक नाम गुइंदो द पित्रो था। फ्रा एंजेलिको ईसाई धर्म का प्रचारक अधिकारी था। फ्रा एंजेलिको ने अपनी कला को धर्म प्रचार में लगाया। फ्रा एंजेलिको को फूलों का चित्रण बहुत प्रिय था, और जो फ्लोरेंस की कला में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का इनको चित्रकार था। ये क्या थे? मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के चित्रकार थे फ्लोरेंस की कला में। आकृति की कोमलता के कारण पुनरुत्थान काल का सर्वप्रिय कलाकार किसको माना गया? तो वो एंजेलिको को माना गया। किसका? आकृति की कोमलता के कारण। वह वैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार भी थे, जिसके चित्र फूलों के समान सुंदर प्रतीत होते थे।
तथा आकृतियों की कोमलता के कारण वह पुनरुत्थान का सर्वप्रिय कलाकार माना जाता था। उसने ने रोम के वेटिकन गिरजाघर को चित्रित किया था। किसको? इन्होंने वेटिकन जो गिरजाघर था तो रोम का, वो फ्रांजेलिको ने चित्रित किया था। फ्रांजेलिको की प्रसिद्ध जो कृति थी वो सेंट मार्को के वेदी चित्रों मेडेनो और सेंट्स के कारण थी। इस वेदी चित्र को उसने 1438 से 1443 ईस्वी के मध्य काष्ठ पर टेम्परा माध्यम में बनाया। ठीक, आगे देखते हैं। जब फ्रांजेलिको थे तो ईसा का सूली का चित्र, यानी जो ईसा को जब सूली पर टांगा गया था तो वो चित्र बनाते समय निरंतर रोता रहता था। जो फ्रांजेलिको थे तो वो क्या थे, जो ईसा का सूली चित्र बना रहे थे तो उसका समय निरंतर रोता रहता था उनका चित्र बनाते समय। 1437 में सेंट मार्को के कॉन्वेंट स्कूल के भवन में 50 भित्ति चित्र फ्रांजेलिको ने बनाए। यानी जो 1437 में सेंट मार्को के कॉन्वेंट स्कूल भवन में 50 भित्ति चित्र बनाए इन्होंने। आगे देखते हैं। जो फ्रांजेलिको की प्रसिद्ध सेंट मार्को के कारण, फ्रांजेलिको की प्रसिद्धि सेंट मार्को के चित्र के कारण है। प्रसिद्धि किसके कारण है? जो फ्रांजेलिको थे चित्रकार थे, उनकी जो प्रसिद्धि हुई तो किस चित्र के कारण हुई? तो वो सेंट मार्को के चित्र के कारण हुई थी। आगे देखते हैं। फ्रांजेलिको के प्रसिद्ध चित्र कार्टोना की उद्घोषणा। कार्टोना की उद्घोषणा 1433 से 1434 ईस्वी टेम्परा ऑन पैनल। संग्रह कहाँ है इसका? म्यूजियो डियोकेशानो कार्टोना में है। अगला चित्र है इनका फिसोल आल्टर पीस 1424 से 1501 ईस्वी टेम्परा ऑन पैनल संग्रह कॉन्वेंट ऑफ सेंट डोमिनिको फिसोलो में है। ठीक, इसका जो ये संग्रहित है। निकोलिन चैपल के फ्रेस्को चित्र, ये आपके 1447 से 1449 ईस्वी के मध्य बने, जिसका माध्यम था फ्रेस्को वेटिकन में है। कुमारी का अभिषेक, ये चित्र भी बनाया है इन्होंने। तो ये चित्र बनाया है इन्होंने 1434 से 1435 ईस्वी के मध्य। और किस माध्यम बनाया? टेम्परा माध्यम बनाया, टेम्परा ऑन पैनल। ये कहाँ संग्रहित है? तो ये लुव्र म्यूजियम पेरिस में संग्रहित है। अगला चित्र बनाया इन्होंने भविष्यवाणी, जो 1440 से 1445 ईस्वी के मध्य बनाया, जिसका माध्यम था फ्रेस्को। और ये कहाँ है? कॉन्वेंट ऑफ सान मार्को फ्लोरेंस में बनाया इन्होंने। अगला है एडोरेशन ऑफ मगी, ये बनाया इन्होंने 1440 ईस्वी से 1460 ईस्वी के मध्य। संग्रह कहाँ है इसका? तो वो है इसका नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट वॉशिंगटन में है। अगला चित्र है देवदूत अंतिम न्याय। अगला चित्र है इनका मिस्र को पलायन। नेक्स्ट है डिपोजिशन ऑफ क्राइस्ट, ईसा का सूली से उतारा जाना। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि जो ईसा का सूली से उतर जाना है किसका चित्र है? तो ये किसका है? फ्रांजेलिको का। किस समय बनाया है? तो ये 1432 से 1433 ईस्वी के बीच। और उसका संग्रह कहाँ है? तो इसका संग्रह आपका है नेशनल म्यूजियम ऑफ सैन मार्को फ्लोरेंस। आपको जितने भी ये चित्र हैं कौन से संग्रहालय में रखे हैं, कहाँ गए हैं, तो इनको बहुत ही अच्छे से याद करना है। आगे देखते हैं। जो संगीतज्ञ ये इन्होंने चित्र बनाया क्रूसारोहण भी ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगले चित्रकार देखते हैं हम, वो है पाउलो उचेल्लो। कौन है? पाउलो उचेल्लो। पाउलो उचेल्लो जो जन्म हुआ था 1397 ईस्वी से 1475 ईस्वी, जो इनका कार्यकाल रहा जीवन का। पाउलो उचेल्लो का जन्म 1397 ईस्वी में प्रेटो वेशिया इटली में हुआ था। ठीक, उसको कला में परिप्रेक्ष्य का वास्तविक आविष्कार भी माना जाता है। किसको माना जाता है? आपका पाउलो उचेल्लो क्या माना जाता है? परिप्रेक्ष्य का वास्तविक आविष्कारक, जिसका उल्लेख वसारी ने अपनी पुस्तक जॉर्जे वसारी, इनका पूरा नाम है जॉर्जे वसारी, ने अपनी पुस्तक लाइफ ऑफ द आर्टिस्ट में किया है। उचेल्लो ने अपने चित्रों में गहराई पैदा करने के लिए परिप्रेक्ष्य पर आधारित इसके अच्छे 7 चित्रों में सैन रोमानो की लड़ाई
जो बना था आपका 1435 से 1460 ईस्वी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 चित्र हैं। उसकी आरंभिक कृतियां अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली से युक्त हैं। बाद में वह नवीन आविष्कारों में रुचि लेने लगा था। कौन? पाउलो कोएल्हो। पाउलो कोएल्हो के जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो प्रलय तथा प्रलय द डिलग। ठीक, अगला है 4 धर्मदूत, 4 प्रोफेट, सर जॉन हॉकवुड का अंत्येष्टि स्मारक, ये 1524 में बनाया। सैन रोमानो की लड़ाई, अगला चित्र है इनका सेंट जॉर्ज और ड्रैगन, 1435 से 1460 ईस्वी के मध्य बनाया, जो एग टेम्परा विद वॉलनट ऑयल एंड लिंसीड ऑयल ऑन पॉपुलर नेशनल गैलरी लंदन कब है? 1470 ईस्वी में कैनवास पर तेल रंग में बना है, जो नेशनल गैलरी लंदन में है। ठीक है, अगले कलाकार हैं आपके, और जो इनके और अन्य चित्र हैं जैसे अश्वरोही हो गया, प्रलय हो गया, ये तो आपको बता ही दिया, सन जॉर्ज एंड ड्रैगन हो गया, द हंट ऑफ फॉरेस्ट हो गया, ये भी इनके अलग और चित्र हैं। अगले कलाकार हैं सैंड्रो बोत्तिचेल्ली। सैंड्रो बोत्तिचेल्ली, इनका जन्म कब हुआ? 1445 में इनका जन्म हुआ, 1510 में इनकी मृत्यु हुई। और जन्म कहाँ हुआ इनका? फ्लोरेंस में हुआ। ये सब जितने भी कलाकार हैं सब फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ। ठीक है, सैंड्रो बोत्तिचेल्ली का वास्तविक नाम क्या था? अल्सेंड्रो फिलिपेपी। ठीक है, अल्सेंड्रो फिलिपेपी। आगे देखते हैं, वह फिलिप्पो लिपि का शिष्य था। किसका शिष्य था ये? फिलिप्पो लिपि का, जो ही आपके फ्लोरेंस के ही एक चित्रकार थे। ठीक, के प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का प्रसिद्ध चित्रकार था। कौन? फिलिप्पो लिपि। सैंड्रो बोत्तिचेल्ली को प्रमुखतः पैनल चित्रकार कहा गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो सैंड्रो बोत्तिचेल्ली थे तो उनको क्या कहा गया? पैनल चित्रकार कहा गया। 1475 से 1477 ईस्वी के मध्य सैंड्रो बोत्तिचेल्ली ने अपने करियर के आरंभ में एक प्रसिद्ध चित्र एडोरेशन ऑफ मगी, कौन सा चित्र बनाया इन्होंने? एडोरेशन ऑफ मगी बनाया। पैनल पर टेम्परा माध्यम में बनाया गया। यह चित्र वर्तमान में उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में है। जो आपकी उफिजी गैलरी है वो आपकी कहाँ है? फ्लोरेंस, इटली में है, जहाँ संग्रहित है। कौन सा? एडोरेशन ऑफ मगी, इनका प्रसिद्ध चित्र है। किसका? सैंड्रो बोत्तिचेल्ली का। सैंड्रो बोत्तिचेल्ली का श्रेष्ठ चित्र बसंत ऋतु प्राइमावेरा, ये माध्यम है एक, जिसको 1470 ईस्वी के दशक के अंत में या 1480 ईस्वी के शुरू में पैनल पर टेम्परा विधि में बड़े आकार 202 सेंटीमीटर इंटू 314 सेंटीमीटर इंटू ये हो गया आपका 80 इंटू 124 इंच में, ठीक, बनाया गया था। यानी कि 202 सेंटीमीटर और इंटू 314 सेंटीमीटर, और इंच में हो गया आपका 80 सेंटीमीटर इंटू 124 सेंटीमीटर, ठीक, जो कहाँ है आपका? उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में सुरक्षित है। इस चित्र में प्रेम की देवी किसको माना है? प्रेम की देवी वीनस बसंत ऋतु के स्वागत में खड़ी है। जो प्रेम की देवी किसको? वीनस को माना है, तो वो किसके इंतजार में खड़ी है? स्वागत में खड़ी है, तो वो बसंत ऋतु के स्वागत में खड़ी है। जो इस चित्र का महत्व, वो जो भाव है, 1486 इसमें बना वीनस का जन्म, ये किसका है? सैंड्रो बोत्तिचेल्ली का है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन में भी आया कि वीनस का जन्म किसके द्वारा चित्रित है, तो किसके द्वारा? सैंड्रो बोत्तिचेल्ली का सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध चित्र है। यह चित्र टेम्परा माध्यम में बना है, जिसकी लंबाई कितनी है? 172 सेंटीमीटर इंटू 278.9 सेंटीमीटर, और इंच में पूछा जाए तो इसकी है 67.9 इंच और इंटू 109.6 इंच आकार के कैनवास पर बनाया गया, जो वर्तमान में उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में सुरक्षित है, ठीक है। आगे देखते हैं जो सैंड्रो बोत्तिचेल्ली है कि इनके प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं। तो इनके वीनस और मार्स इनका चित्र है। बसंत ऋतु प्राइमावेरा है में बना है। वीनस का जन्म एपिलेज द्वारा चित्रित मिथ्या दोष का रोपण, जिसका इंग्लिश नेम है द कैल्यूमनी ऑफ एपिलेज, ठीक है। और पिएटा बना है इनका, ठीक,
पिएटा एक किसने बनाया है? पिएटा आपका माइकल एंजेलो ने भी बनाया है। पिएटा इन्होंने मूर्ति बनाई है, किसने? माइकल एंजेलो। इन्होंने क्या बनाया है? इन्होंने चित्र बनाया है, ठीक है। और मूर्ति किसने बनाई है? माइकल एंजेलो ने, पिएटा। द एडोरेशन ऑफ मगी, ये इनका प्रसिद्ध चित्र है। आगे देखते हैं, अगले कलाकार है हमारे एंड्रिया डेल वेरेच्चियो। एंड्रिया डेल वेरेच्चियो कौन थे? ये भी इटली के चित्रकार थे। इनका जन्म कब हुआ? 1435 से 1488 ईस्वी में। 1435 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु 1488 ईस्वी में। वेरेच्चियो के प्रसिद्धि चित्रकार जो इनकी प्रसिद्धि थी वो इनकी किस में थी? ये चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे एवं स्वर्णकार, तीनों रूप में हुई है। उसका जन्म 1435 में फ्लोरेंस इटली में हुआ। वेरेच्चियो का केवल एक प्रमाणिक चित्र ही अवशिष्ट है। कौन सा? ईसा का बपतिस्मा, ठीक, द बपतिस्म ऑफ क्राइस्ट, इनका चित्र है। यह चित्र 1472 से 1475 ईस्वी के मध्य 177 × 151 सेंटीमीटर आकार के कास्ट पर, यानी कास्ट लकड़ी पर ऑयल माध्यम में बना है और वर्तमान में उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में सुरक्षित है, ठीक है। आगे देखते हैं। वेरेच्चियो ने डेविड की 125 सेंटीमीटर और 49 इंच, यानी कि 125 सेंटीमीटर और इंच में 49 इंच ऊंची कांसे की प्रतिमा भी बनाई है, जो वर्तमान में कहाँ रखी हुई है? तो ये आपकी बारगेलो संग्रहालय फ्लोरेंस में रखी हुई है। आगे देखते हैं। वेरेच्चियो के प्रमुख चित्र में मैडोना विद सीटेड चाइल्ड, टोबियास एंड द एंजल तथा बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट, ये इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। वेरेच्चियो चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी था। उसके प्रमुख मूर्ति शिल्पों में क्राइस्ट एंड सेंट थॉमस, जो किसमें बना है? ब्रॉन्ज यानी कांसे में। कब बना है? 1467 में और 1483 ईस्वी के मध्य। डेविड, ये भी ब्रॉन्ज में बना है, कांसे में। तो ये कब बना है? 1473 ईस्वी से 1475 ईस्वी में। जो कहाँ अगला है इनका? बार्टोलोमियो की अश्वारोहण प्रतिमा, ये भी ब्रॉन्ज माध्यम में बनी है, यानी कांस्य माध्यम में। अगले चित्रकार देखते हैं, वेनिस, ठीक है। जो हमने और चित्रकार थे, हमने मसाच्चो कवर कर लिए, डोनातेल्लो, फ्रांजेलिको और आपके ये हो गए सेंट्रो बोटिचेल्ली। और अगले कलाकार हैं हमारे वेनिस जो है पुनरुत्थान काल की चरमोन्नति वेनिस के पूर्ण चित्रों में हुई है। वेनिस के कलाकारों ने वही चित्र किया जो उनकी आंखों को अच्छा लगता था, ठीक है। वे अभिव्यक्ति का प्रधान तत्व रंगों को मानते थे। किसका? अभिव्यक्ति का प्रधान तत्व किसको? रंगों को मानते थे। आगे देखते हैं। फ्लोरेंस के कलाकारों ने रेखा को चित्रकला का प्रधान तत्व मानते हुए आकृति पर ध्यान दिया, जबकि वेनिस के कलाकारों ने संयोजन का आधार रंगों को ही माना है। किसको माना है? इन्होंने रंगों को माना है। वेनिस के आरंभिक पुनरुत्थान काल के कलाकारों ने बेलिनी परिवार प्रमुख था। कौन इसमें प्रमुख कौन थे कलाकार? बेलिनी परिवार। वेनिस के प्रारंभिक काल में बेलिनी के पुत्रों जेंटाइल, जो बेलिनी थे, इनके पुत्र थे जेंटाइल बेलिनी, जिनका जन्म हुआ 1429 और मृत्यु हुई 1507 ईस्वी। जियोवारेनी बेलिनी 1430 ईस्वी से 1516 ईस्वी इनका जन्म है। कला का वेनिस की कला में महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे देखते हैं। जियोवारेनी बेलिनी, इन्होंने कौन सा चित्र बनाया? मैडोना चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगले कलाकार हमारे जियोवारेनी बेलिनी के शिष्यों में जॉर्जियोन बहुत प्रसिद्ध था। उसका जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था आपका? 1476 ईस्वी में कैसिल फ्रांको में। कैसिल फ्रांको आपको कहाँ पड़ता है? इटली में इनका जन्म हुआ था। जॉर्जियोन को बंसी बजाने का बड़ा शौक था, यानी बांसुरी। यही कारण था कि उसने अपने चित्रों में अपनी मन स्थिति के अनुरूप संगीत संबंधी विषयों का अंकन किया। किसका? अनुरूप संगति का, यानी कि अपने मन की स्थिति के अनुसार। संगीत विषय उसके चित्रों में संगीत सभा, मैंडोलिन वादक, मैन प्लेइंग ए मैंडोलिन तथा संगीत पार्टी इत्यादि इनके जो चित्र थे,
संगीत विषय से संबंधित। ठीक है। जॉर्जियोन का सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा था? आंधी। आंधी इसको इंग्लिश में कहा जाता है टेम्पेस्ट। ये भी बहुत बार पूछा गया है, आंधी चित्र किसका है एंड द टेम्पेस्ट, तो ये किनका है? जॉर्जियोन का। क्या है? सर्वश्रेष्ठ चित्र है। जो सर्वश्रेष्ठ चित्र हैं वो सभी जितने भी हम कलाकार इसको पढ़ा रहे हैं, जितने वेस्टर्न आर्ट के कलाकार हैं, तो जिनके भी जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, और किस संग्रहालय में रखे हैं, कब बनाए गए, तो इनको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे देखते हैं। यूनानी गाथाओं में वर्णित प्राचीन शासक जो अद्रास्तुस तथा रानी हिप्सी पाइल को चित्रित किया गया। कब? 1506 से 1508 ईस्वी के मध्य है। ठीक है, इसको चित्रित किया गया। कैनवास माध्यम में बना यह चित्र वर्तमान में कहाँ है? गैलरी ऑफ द एकेडमी, वेनिस, इटली में सुरक्षित है। ठीक, आगे देखते हैं। जो जॉर्जियोन का अन्य प्रसिद्ध चित्र है तो वह चारागाह के संगीत यानी पेस्टोरल कॉन्सर्ट। वर्तमान में यह चित्र कहाँ है? तो ये लुव्र संग्रहालय यानी लुव्र म्यूजियम, पेरिस में स्थित है। कौन सा? चारागाह में संगीत। नेक्स्ट देखते हैं। जॉर्जियोन का चित्र कौन सा? सोती हुई प्रेम की देवी वीनस। प्रेम की देवी इन्होंने किसको माना है? वीनस को माना है। ठीक है, स्लीपिंग वीनस, ये अत्यधिक उत्कृष्ट चित्र है किसका? जॉर्जियोन का। ऑयल ऑन कैनवास माध्यम में 1510 ईस्वी में बना यह चित्र वर्तमान में गेमेल्ड गैलरी आर्टेमिस्टर ड्रेसडन, जर्मनी में सुरक्षित है। किस माध्यम बना है? ऑयल ऑन कैनवास पर बना है। कब? 1510 ईस्वी में। आगे देखते हैं। 1434 वर्ष में ही वह मर गया था। कौन? जो आपके जॉर्जियोन थे। इसके अधूरे छोड़े हुए अनेक चित्र हैं जिसमें टिशियन तथा सेबास्टियानो देल पियोम्बे ने पूर्ण किए। जॉर्जियोन के प्रसिद्ध चित्र कौन से हैं? द आंधी, द टेम्पेस्ट, चारागाह के संगीत, सोते हुई प्रेम की देवी वीनस, मैंडोलिन वादक, कैस्टल फ्रैंको मेंडोना, तीन दार्शनिक और संगीत सभा, ये इनके प्रसिद्ध चित्र थे। अगले कलाकार देखते हैं। टिशियन कौन है? इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ था 1488 से इनका जन्म हुआ 1576 में, इनकी मृत्यु हुई। इसे इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा गया। क्या कहा गया टिशियन को? वयोवृद्ध कलाचार्य। संभवतः इटालियन कलाकारों में सर्वाधिक आयु उसी की है, यानी जो इटालियन जितने भी चित्रकार थे तो उनमें सर्वाधिक आयु किसकी है? तो वो इनकी है। किनकी? आपकी वयोवृद्ध, वो टिशियन की। वर्ष 1514 ईस्वी का पवित्र और अपवित्र प्रेम, सेक्रेड एंड प्रोफेन लव, सेक्रेड एंड प्रोफेन लव, ये चित्र है। उसके आरंभिक चित्रों में काफ़ी प्रसिद्धि है। कैनवास पर तैल माध्यम में बना है ये, और यह चित्र कहाँ सुरक्षित है आपका? ये वर्तमान में बार्गेस गैलरी, रोम में सुरक्षित है। और कब बनाया गया है? तो ये 1514 ईस्वी में बनाया गया। आगे देखते हैं। जो 1516 से 1518 ईस्वी के मध्य उसने अपना प्रसिद्ध चित्र कुमारी का स्वर्गारोहण पूर्ण किया, जिससे उसकी ख्याति बहुत अधिक बढ़ गई। यह चित्र वेनिस में पुनर्जागरण का प्रथम उद्घोष है। ईसा का कब्र में लिटाना, ये एक चित्र है इनका, द एंटोबमेंट। ठीक, ईसा का कब्र में लिटाना नामक चित्र अपूर्ण छोड़कर, यानी कि जो अधूरा छोड़ दिया था उन्होंने, 1576 ईस्वी में वह चल बसा। इस चित्र को इसके शिष्य पाल्मा जियोवानो ने पूर्ण किया। कौन सा चित्र? ईसा का कब्र में लिटाना। अगला इनके जो चित्र हैं प्रसिद्ध चित्र, तो वो चित्र हैं इनके कुमारी का स्वर्गारोहण, असेंशन ऑफ वर्जिन, फ्लोरा, उर्बिनो की वीनस, द फॉल ऑफ मैन, कांटो का ताज, और आपका यूरोपा का सीलभंग। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो चित्र है यूरोपा का सीलभंग, किसका है? टिशियन का, जो 1560 से 1562 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंग। संग्रह कहाँ है इसका? इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर संग्रहालय में। कहाँ है? बोस्टन में।
तो ये बहुत बार पूछा गया है, यूरोपा का सिल्वम किसका चित्र है? ठीक है, तो इनका टिशियन का। पवित्र और अपवित्र प्रेम, सेक्रेड एंड प्रोफेन लव। ठीक, ईसा को कब्र में लिटाना, कुमारी का स्वर्गारोहण, ये भी बहुत बार पूछा गया है, कुमारी का स्वर्गारोहण। ठीक, ये किनका है? ये भी इनके टिशियन का है। अगले कलाकार है हमारे पाउलो वेरोनीज। पाउलो वेरोनीज जो है को वेनिस का राफेल कहा जाता है। किसको? पाउलो वेरोनीज को वेनिस का राफेल। उसका जन्म कब हुआ? 1528 ईस्वी में वेरोना, इटली में हुआ। इसके दो विशेष प्रसिद्ध हैं, दो चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं। काना में वैवाहिक भोज, ईसा का अंतिम भोज। कौन किनका? पाउलो वेरोनीज का। ईसा का अंतिम भोज और काना में वैवाहिक भोज, इनके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रसिद्ध करती हैं। उसका संत हेलेना को क्रॉस के दर्शन, द विजन ऑफ सेंट हेलेना शीर्षक चित्र वर्तमान में कहाँ है? तो ये आपका नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। वेरोनीज के अन्य प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं? तो वो आपके हैं संत मोसेस का मिलाना, द फाइंडिंग ऑफ मोसेस। अगला चित्र है इनका द मार्स वे विनस, मैजाई की वंदनास। अगला है इनका लीडा और हंसा, लीडा और हंसा। अगले चित्रकार हैं हमारे टिंटोरेंटो, जिनका जन्म कब हुआ? 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण का अंतिम महान वेनिशियन चित्रकार था, जिसके बचपन का नाम जोकोपो रोबुस्टी था। टिंटोरेंटो की श्रेष्ठ कार्य, जो श्रेष्ठ कार्य थे, तो उनमें श्रेष्ठ कार्य थे 1562 ईस्वी में बनाए संत मार्क के अवशेषों की खोज, फाइंडिंग ऑफ द बॉडी सेंट मार्क, तथा 1555 से 58 ईस्वी के ये मध्य बनाया गया संत मार्क के अवशेषों की खोज। संत जॉर्ज तथा ड्रैगन, सेंट जॉर्ज ऑफ एंड द ड्रैगन नामक चित्र भी इन्होंने बनाया है। किसने? टिंटोरेंटो ने। टिंटोरेंटो के पश्चात वेनिस में कला की स्थिति दयनीय हो गई थी। कलाकारों का सम्मान पुनः घटने लगा था। चित्र को ध्यानपूर्वक व सौम्यता से समाप्त करने में उनकी रुचि नहीं रही। किनकी? टिंटोरेंटो के पश्चात जो वेनिस की कला थी। आगे देखते हैं जर्मनी। जर्मनी में पुनरुत्थानकालीन इटालियन कलाकार को महान उपलब्धियों तथा आविष्कारों का जर्मनी की कला को पर गहरा प्रभाव पड़ा। तो ये जितने भी चित्रकार थे वो आपके हो गए हमारे आंद्रे दियल हो गए, आपके मसाचियो हो गया, पिरो डेला फ्रांसेस्का हो गए, आपके फिलिप्पो हो गए और आपके मसाचियो हो गए, और जितने भी चित्रकार थे हमने कवर किए। और आगे देखते हैं जो इटालियन कलाकारों की 3 उपलब्धियों को ही जर्मन कला के लक्ष्य में बनाकर विकसित किया गया। प्रथम परिप्रेक्ष्य का वैज्ञानिक अध्ययन किया इन्होंने। द्वितीय शरीर विज्ञान में के गहन अध्ययन एवं सौंदर्यपूर्ण मानवाकृतियों का सर्जन। तृतीय शास्त्रीय वास्तु के आकारों का अध्ययन है। इस युग के 2 जर्मन कलाकार काफी प्रसिद्ध थे। कौन कौन से? मार्टिन सोनगौर, यह कोलमार नामक स्थान का निवासी था। इसका जन्म कब हुआ? 1450 ईस्वी में हुआ था। सोनगौर कौन थे? प्रसिद्ध जर्मन इंग्रेवर, नक्काश था, पेंटर था। वह ड्यूरर से पहले जर्मनी का प्रसिद्ध प्रिंट मेकर और छापाकार था। ये जो आपका आरंभिक काल था तो ये आपका इटली के फ्लोरेंस में था, जर्मनी में था, स्पेन में था और आपका फ्रांस में था। तो ये हम कब क्या पढ़ रहे हैं आपका? ये अब जब हम जर्मनी कलाकार पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो जर्मनी में कलाकार हो गए। आगे देखते हैं जो सोनगढ़ प्रसिद्ध इंग्रेवर नक्काश, यानी जो इंग्रेवर थे ये और नक्काश, इंग्रेवर किस नक्काश को ही कहा जाता है, तथा पेंटर था ये। वह ड्यूरर से पहले जर्मनी का प्रसिद्ध प्रिंट मेकर छापाकार था। उसके केवल कुछ चित्र द होली फैमिली और मैडोना इन द रोज गार्डन। होली फैमिली क्या है? पवित्र परिवार नाम है इसका जो हिंदी में है, और मैडोना इन द रोज गार्डन। ठीक। एडोरेशन ऑफ शेफर्ड ये 1480 ईस्वी में बना। मैरी चित्र है। पोर्ट्रेट ऑफ यंग वुमेन ये 1478 ईस्वी में बनाया इन्होंने। इत्यादि रंगों से बना हुआ है, यानी कि इनमें अलग अलग रंगों से ये बने हुए हैं। शेष इसमें 115 उत्कीर्ण चित्र हैं। ठीक है।
आगे देखते हैं 15वीं शताब्दी में जर्मनी में छापा चित्रण की तकनीक विकसित हो चुकी। इस तकनीक में लकड़ी के टुकड़ों पर रेखांकन करके जो आकृतियां बनाई जाती थी उन्हें छोड़कर अन्य भाग काट दिए जाते थे। उसके पश्चात स्याही से छापा ले लिया जाता था। यह वुडकट कहलाता था। यह जो हमने छापा कला जो पढ़ी थी उसमें इंटेग्लियो, वुडकट, उभाड़ सतह, ये हमने अवलांकन करना, इचिंग करना, ये बहुत चीज़ जितनी भी इसमें छापा कला की तकनीक थी वो हमने छापा कला की वाले टॉपिक में कवर की थी, जिसकी हमने वीडियो पहले ही कवर कर चुके हैं, तो इसको अभी आप देख सकते हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर जो हमारे प्लेलिस्ट पर बनी हुई है। आगे देखते हैं। इसके पश्चात स्याही से छपा ले लिया जाता था, यह वुडकट कहलाता था। गुटेनबर्ग की छपाई मशीन के आविष्कार से इस पद्धति से ताश व पुस्तकें भी छपने लगी थी। अन्य माध्यम में जिसमें लकड़ी के स्थान पर ताम्रपत्र यानी तांबे का पत्र काम में ला जाने लगा तथा इसकी तकनीक जो वुडकट से भिन्न थी। इसमें एक औजार से गहरा रेखांकन किया गया। इन रेखाओं में स्याही भर दी जाती थी और वह अन्य भाग साफ रहता था और रेखाओं से भरी स्याही कागज पर छप जाती थी। इसे ही इनग्रेविंग कहते थे। ठीक है। सोनगौर इनग्रेविंग तकनीक का श्रेष्ठ कलाकार था। इस तकनीक में बना द होली नाइट शीर्षक से उसका चित्र बहुत प्रसिद्ध है। अगले कलाकार हैं हमारे ड्यूरर, अल्बर्ट ड्यूरर। ये ड्यूरर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं। इनका जन्म हुआ है 1471 से 1528 ईस्वी। ड्यूरर जो थे एक हंगेरियन स्वर्णकार का पुत्रकार था, जो हंगेरियन थे। उसका जन्म कब हुआ? 21 मई 1471 ईस्वी में को नूरमबर्ग जर्मनी में हुआ। ड्यूरर जर्मन पुनरुत्थान का प्रसिद्ध चित्रकार, प्रिंट मेकर तथा थ्योरिस्ट विचारक थे ये। ठीक, ये थ्योरिस्ट भी थे यानी थ्योरी भी लिखते थे। ड्यूरर जो थे ये अपने वुडकट प्रिंट्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। किसके लिए? वुडकट प्रिंट्स के लिए। माइकल वॉल की कृति ने उसे काष्ठ उत्कीर्ण हेतु अभिप्रेरित किया था। किसके लिए? काष्ठ उत्कीर्ण के लिए। 1498 ईस्वी में ड्यूरर ने एपोकेलिप्स शीर्षक से काष्ठ उत्कीर्ण के 15 चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की थी। जो ड्यूरर चित्रकार थे, तो उन्होंने 1498 में क्या किया था? एपोकेलिप्स शीर्षक से काष्ठ उत्कीर्ण के 15 चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की थी। ड्यूरर के उत्कीर्ण चित्र में जो थे चित्र, तो वो थे, एक पहला था नाइट, दूसरा था डेथ एंड डेविल जो 1513 में बनाया इन्होंने। सेंट जेरोम अध्ययन करते हुए 1514 में बनाया इन्होंने। अकेलापन तथा मेलनकोलिया 1514 ईस्वी में बनाए इन्होंने, जो इत्यादि काफ़ी प्रसिद्ध हैं इनके अन्य चित्र। इसके अलावा जो अन्य जो उत्कीर्ण चित्रों में संत माइकल एंड ड्रैगन का युद्ध तथा अगला बनाया इन्होंने द आदम और ईव, श्रेष्ठ उदाहरण है इनका। 1505 ईस्वी में वेनिस गया, जहां इन्होंने क्या किया? 2 चित्रकार थे, चित्र बनाए। जब ये वेनिस गए तो उन्होंने वहाँ कौन से 2 चित्र बनाए? पहला गुलाब के हारों वाली मैडोना तथा चिकित्सकों के मध्य, ये 2 चित्र बनाए इन्होंने 1505 ईस्वी में जब ये वेनिस गए थे। ड्यूरर को अपने जलरंग चित्रों के प्रयोग के कारण यूरोप का प्रथम भूदृश्य चित्रकार, भूदृश्य यानी लैंडस्केप आर्टिस्ट कहा गया। ड्यूरर जो थे ये कौन थे? लैंडस्केप आर्टिस्ट थे यानी भूदृश्य चित्रकार थे। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ड्यूरर कौन थे, तो ये कौन थे? भूदृश्य चित्रकार थे, जिनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लैंडस्केप आर्टिस्ट। ठीक। ड्यूरर ने 1528 ईस्वी में मानव सम्मिति ह्यूमन प्रपोर्शन से संबंधित 4 पुस्तकों की रचना की, जिन्हें 4 बुक ऑफ ह्यूमन प्रपोर्शन कहा गया। क्या गया? 4 बुक ऑफ ह्यूमन प्रपोर्शन कहा जाता था। ड्यूरर बालों के चित्रण के लिए भी विशेष प्रसिद्ध था। किसके लिए? बालों के चित्रण के लिए। बालों के जो चित्र के बनाने के कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। ड्यूरर के जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो है कयामत, जिसको एपोकेलिप्स कहा गया। अगला है संत जेरोम अध्ययन करते हुए, सेंट जेरोम इज हिज स्टडी। अगला है इनका अकेलापन। अगला है गुलाबों के हारों वाली मैडोना, द फेस्ट ऑफ द रोज गार्डलैंड। अगला है चिकित्सकों के मध्य हिस्सा,
क्रिस्ट, अमंग द डॉक्टर। अगला चित्र है इनका संत माइकल व ड्रैगन का युद्ध। अगला चित्र है इनका आदम और ईव। नेक्स्ट चित्र है इनका लाइफ ऑफ द वर्जिन। नेक्स्ट चित्र है इनका सैनिक। नेक्स्ट चित्र है इनका मृत्यु और पिशाच। अगला है सूनापन और एक है इनका प्रेइंग हैंड यानी कि प्रार्थना। सलवाटर मुंडी, ये भी इनका एक चित्र है। किनका? ये जो थे आपके ड्यूरर की चित्र थे। अगला चित्र है अगले देखते हैं जो नीदरलैंड में इनकी जो कला हुई है आरंभिक काल का जो हुआ था। ये आपका कहाँ हुआ था आपका? जो इटली में था, ये फ्लोरेंस के शहर में हुआ था। फ्लोरेंस के अलावा आपका फ्रांस में, पेरिस में और जर्मनी में और नीदरलैंड में। तो नीदरलैंड में इसका क्या विकास हुआ तो वो देखते हैं। तो जो तेल रंग का आविष्कार हुआ तो वो कब हुआ? आपका 14वीं शताब्दी में। नीदरलैंड अनेक राज्यों में विभक्त था। इसमें कला की दृष्टि से फ्लैंडर्स प्रमुख रहा। फ्लैंडर्स किसको कहा गया? फ्लैंडर्स जो था वो जर्मनी को कहा गया। ठीक है, जो 14वीं शताब्दी में कब हुआ? तेल रंग का आविष्कार हुआ। ठीक, तेल रंग, जल रंग, ये कहाँ से शुरुआत हुई? तो ये तेल रंग की शुरुआत हुई आपकी 14वीं शताब्दी से। ठीक, कहाँ से? नीदरलैंड से। अनेक राज्यों में विभक्त था। इनमें कला की दृष्टि से फ्लैंडर्स प्रमुख था। फ्लैंडर्स में कला का प्रमुख केंद्र होने के कारण यहाँ की कला क्या थी? फ्लेमिश कला के नाम से जानी जाती थी। किस नाम से? फ्लेमिश कला के नाम से। अन्य देशों की भांति यहाँ भी ईसाई धर्म का चित्रण हुआ है। किसका? ईसाई धर्म का यहाँ चित्रण हुआ, अन्य देशों की भांति। व्यक्ति चित्रण व दृश्य चित्रण को कम महत्व मिला है। फ्लैंडर्स की कला का इतिहास जो है 15वीं शताब्दी से उपलब्ध होता है। फ्लेमिश कला वास्तव में आइक बंधुओं से ही आरंभ हुई थी, जिन्होंने फ्रेंच परंपराओं को अस्वीकार करके नवीन शैली का सूत्रपात किया था। जो आपके इन दोनों भाइयों ने ह्यूबर्ट वान आइक तथा जॉन वान आइक को 15वीं शताब्दी में तेल चित्रण पद्धति का आविष्कारक कहा गया। तेल रंगों की शुरुआत किसने की थी? तो वो की थी ह्यूबर्ट वान आइक ने और जॉन वान आइक। ये कौन थे? दो भाई थे। ठीक, जिन्होंने तेल रंग की शुरुआत की थी। कब की थी? 14वीं शताब्दी में। तो ये 15वीं शताब्दी में तेल चित्रण पद्धति का आविष्कारक कहा जाता था इनको। ये क्वेश्चन भी होता है, तेल रंगों की शुरुआत कहाँ से हुई और किसने की? तो किसने की थी? जॉन वान आइक ने। कौन सी? 14वीं शताब्दी में। आइक बंधुओं में ह्यूबर्ट वान आइक 1366 से 1425 ईस्वी के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। यानी कि इनके बारे में क्या है? 1466 से 1425 ईस्वी के विषय में अधिक ज्ञात नहीं है। इसका जन्म कहाँ हुआ? तो कोलोन से दूर मिस्ट्रिच के निकट एक स्थान पर हुआ। 18 सितंबर 1426 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। ठीक, और जन्म कहाँ हुआ इनका? कोलोन में हुआ। उसका छोटा भाई था जॉन वान आइक। ठीक, तो जो इनका जन्म हुआ था 1390 से 1441 ईस्वी के बीच, यानी 1390 में जन्म हुआ और 1441 में इनकी मृत्यु हुई। किनकी? वान आइक, जॉन वान आइक। ये इसके छोटे भाई थे ह्यूबर्ट वान आइक के। कि बहुत प्रसिद्ध हुआ ये भी। वह बरगंडी के ड्यूक के दरबार से संबंधित था। कहाँ के? ड्यूक के दरबार से। जॉन वान आइक ने अधिकांश अपना कार्य नीदरलैंड, जो अब बेल्जियम है, अब का समय, यानी क्या है वो नीदरलैंड जो था उस समय का, वो अब का क्या है? बेल्जियम है, में किया। उसका सुप्रसिद्ध कार्य घेंट में बनाया गया आल्टर चित्र है, जो संत बेवो के गिरजाघर के लिए था। घेंट चित्र बनाया था इन्होंने, इनका जो सर्वाधिक सुप्रसिद्ध चित्र है। आगे देखते हैं। वर्ष 1434 ईस्वी का जॉन वान आइक द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध तैल चित्र अर्नो फिलिनी पोर्ट्रेट अब नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। कहाँ है? नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। ये जॉन वान आइक के जो प्रसिद्ध चित्र हैं वो है गिरजाघर की कुमारी, भविष्यवाणी। ये दो चित्र हैं जॉन वान आइक के प्रसिद्ध चित्र। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है आपका, तो वो पढ़ा जो हमारा पुनर्जागरण काल हुआ शुरू, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आपके 1300 से 1350 या
से लेकर 1520 से 1530 ईस्वी तक, जिसमें हमने पढ़ा आरंभिक पुनरुत्थानकालीन कला, जिसको अर्ली रिनेसेंस आर्ट कहते हैं, जिसमें कौन कौन से कलाकार हमने कवर किए? मसाचियो लोरेंजो घिबर्ती, पिero डेला फ्रांसेस्का, दोनातेल्लो, फ्रांजेलिको, पाओलो उचेल्लो, फ्रा फिलिप्पो लिप्पी, आंद्रे मैंटेग्ना और सैंड्रो बोत्तिचेल्ली और वेरिचियो, इन चित्रकारों को हमने कवर किया। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो अगली क्लास में पढ़ेंगे चरम पुनरुत्थान। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।